हमारे पास दो बीमारियां हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और स्पॉन्डाइलाइटिस। हेलमेट जो कई लोग बाइक पे उनका काम भी होता है कि बाइक पे पूरे दिन रहना है, उनको फील्ड वर्क है और हेलमेट लगा के चलना मजबूरी है। लॉन्ग टर्म मोबाइल यूजेज और लैपटॉप यूजेज के कारण लोगों को नेक की पेन की टेंडेंसी बढ़ गई है। जब मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल को बेसिकली अपने आई लेवल पे यूज़ करें। चक्कर आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो पाया जाता है जिसको BPPV कहते हैं, बेनाइन प्रोक्सिमल पोजीशन। कई बार पेशेंट के हाथ पैर में झुंझुनाहट या चींटियां चलना, उनको बहुत समय से दर्द रहता था कमर में, बट वन फाइन डे वो देखें कि पेशाब अपने आप निकल जा रहा है या लैट्रिन करने का पता नहीं चल रहा है। कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि तकिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों को आगे रख के आगे प्रेशर देना है और पीछे प्रेशर देना है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तो आज हम डॉक्टर के पास नहीं आए हैं, डॉक्टर शरद खुद हमें अपने पास लेके आए हैं और आज हमें बताने वाले हैं डॉक्टर साहब गर्दन के पेन यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब आज सबसे पहले तो हमें बताइए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसको कहते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि गर्दन में दर्द को ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, तो थोड़ा सा आप विस्तार से इसके बारे में हमें समझाइए। तिवारी जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये सर्वाइकल एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर गर्दन और उसके आसपास के सारे दर्द को गिन लिया जाता है, बट इसमें अलग अलग इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्वाइकल के पेन मतलब सर्वाइकल जो रीजन का पेन है अलग अलग कारणों से आ सकता है। सबसे पहला कारण और जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो मांसपेशी की अकड़ाहट होती है। वो मांसपेशी की अकड़ाहट के कारण पेशेंट को गर्दन में दर्द, दुखन, हैवीनेस फील होती है। उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्वाइकल बोला जा सकता है। मांसपेशी की अकड़ाहट हमारे गलत पोस्चर के कारण भी होती है, तो ये मोस्टली कॉमन देखा जाता है। बट जो रियल सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस अगर माने तो हमारे पास दो बीमारियां हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और स्पॉन्डाइलाइटिस। स्पॉन्डाइलाइटिस जो है वो कुछ टाइप की बीमारियां जैसे गठिया वगैरह की वजह से गर्दन की हड्डियों के जोड़ में सूजन आने के कारण होता है, जिसके कारण पेशेंट को कांस्टेंट दर्द रहता है, अकड़ाहट रहती है। लेकिन जो स्पॉन्डाइलोसिस बोने वो गर्दन के जोड़ों का घिसना होता है जो कि ओवर यूज़ के कारण, एज के कारण भी ख़राब हो सकती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस दोनों अलग हैं, दोनों के ट्रीटमेंट्स भी अलग हैं। बट हाँ, जो मेजॉरिटी पेशेंट सोचते हैं कि सर्वाइकल हो गया, अब सर्वाइकल में गर्दन का दर्द भी होता है, बट जो टिपिकल सर्वाइकल होता है वो गर्दन की नस दबने के कारण से होता है, जिसको हम सर्वाइकल स्लिप डिस्क कहते हैं। उसमें पेशेंट को फील होगा कि गर्दन में तो दर्द है ही है, बट दर्द हाथ की साइड में भी आता है। अर्ली स्टेजेस में थोड़ा नीचे तक फील होएगा, आगे में और ज़्यादा तक फील होएगा, बट जब नस का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ में सुनपना भी आना चालू हो जाता है एंड फाइनल स्टेजेस में हाथ में वीकनेस भी आनी चालू हो जाती है। तो सर्वाइकल एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी एंटिटीज़ आती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्लिप डिस्क होती है या जो हम लोग कहते हैं शैटिगा या सर्वाइकल पेन, वो क्या होता है और उसमें नस कहाँ दबती है। ये हमारे पास इस समय एक स्पाइन का मॉडल है। हमारी स्पाइन ऐसी ही होती है, हालांकि बड़ी होती है, एक प्लास्टिक मॉडल है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, ये गर्दन की हड्डियां हैं, ये डॉर्सल लेवल की हैं और ये लंबर लेवल की हड्डियां हैं। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये रबड़ के वॉशर जैसी डिस्क्स होती हैं जिनका काम शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करने का होता है। अब किसी कारणवश ये डिस्क अगर डीजनरेट हो जाए, इसकी हेल्थ कम हो जाए, तो ये वीकनेस के कारण निकलना चालू करती हैं और स्लिप करती हैं। ये जो आप छोटा सा लाल डॉट देख रहे हैं ऐसे ही स्लिप डिस्क होनी स्टार्ट होती है। और ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये नर्व रूट होता है। इस नर्व रूट के ऊपर जाके जब ये डिस्क दबाती है तो ये नर्व रूट नीचे पाँव के अंगूठे तक जा रही होती है, जिसके कारण कांस्टेंट पैर में दर्द होना, सुनपना आना, झंझनाहट आना फील होता है। सो ये कॉज होता है स्लिप डिस्क का, जो कि नॉर्मली लंबर में भी या सर्वाइकल में भी पाया जा सकता है। आज का एपिसोड लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका सही जवाब देने पे आपको डॉक्टर शरद से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। लेकिन ये किसी एक लकी विजेता को मिलेगा, इसलिए कमेंट करके अपने आंसर हमें जरूर दीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप इनके बिना काम नहीं चलता है, तो मोबाइल और लैपटॉप किस हद तक जिम्मेदार हैं इस पेन के लिए? हम अब से जब से देख रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी और गर्दन में दर्द और सर में दर्द होने की टेंडेंसीज़ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। ये इसलिए कि हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का एक इनएविटेबल रोल है। हमें हर एक जगह टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हमारी लाइफ सरल हो सके।
उसके बिना काम भी नहीं चलता है। आपको हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी, जैसे आपको स्विगी, जोमेटो, इन सब चीज़ों ने हमारी लाइफ को बेटर तो बनाया है, बट साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिए हैं। अब इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि लॉन्ग टर्म मोबाइल यूजेज और लैपटॉप यूजेज के कारण लोगों को नेक की पेन की टेंडेंसी बढ़ गई है, मांसपेशियों में कमज़ोरी बढ़ जाती है, सारा दिन बैठे रहना पड़ता है, उसके कारण ये दिक्कतें बढ़ती हैं। बट हाँ, ये कहना कि आप मोबाइल ना कीजिए, लैपटॉप ना कीजिए, वो गलत रहेगा, क्योंकि आजकल सबका काम लैपटॉप मोबाइल पे होता ही होता है, ये एक डिक्टम बन गया है। बट प्रॉपर पोस्चर और ढंग से बैठना और एक प्रॉपर वर्क स्पेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये थोड़ा सा बता देंगे कि अगर मोबाइल हमें देखना है तो क्या आपका पोस्चर होना चाहिए, लैपटॉप यूज़ करते समय कैसे बैठना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल को बेसिकली अपने आई लेवल पे यूज़ करें, उसको लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड यूजेज में यूज़ करें। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे आपने बैठ के मोबाइल चला लिया, उससे आपकी गर्दन में स्पाज़म आएगा ही आएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, रात को लेटते हुए कभी भी टीवी मोबाइल का यूजेज ना करें, क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, बट सोशल मीडिया के ज़माने में सब लोग आधा घंटा रात को लेट के सोशल मीडिया चला के सोते हैं, और जो ब्रेक ऑफ नेक आता है वो इसी एरिया पे आता है। इस पे एक्सेसिव फोर्सेस, बहुत जोर पड़ने के कारण कांस्टेंट अपर बैक पेन, मिड शोल्डर पेन, कंधों के बीच का दर्द बहुत कॉमनली आजकल पाया गया है। तो रात को लेटते हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद, प्रॉपर पोस्चर में यूज़ करें। एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आपका लैपटॉप का काम है, जो कि आजकल हमने देखा है कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़ गया, सब लोगों को घर से काम करना पड़ रहा, और उसके बाद कई कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम पे परमानेंटली शिफ्ट कर दिया है। मेरी पास जो नई जनरेशन आती है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके अंदर नेक पेन, शोल्डर पेन एंड इवन हेडेक की टेंडेंसीज बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक बैठा रहना पड़ता है। तो अगर आप लैपटॉप पे लॉन्ग टर्म काम करते हैं तो आपका वर्क स्टेशन ठीक होना चाहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैप टेबल पे या लेट के या सोफे पे अपना काम करें। जैसे ऑफिस में काम करते थे उसी तरीके से प्रॉपर वर्क स्पेस पे टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, चेयर में प्रेफरेबली आर्म रेस्ट्स होने चाहिए। आप अपनी चेयर को हमेशा टेबल के थोड़ा सा अंदर करें, जिससे आपका पोस्चर पास में आ जाए और आप अपनी चेयर पे पीछे टेक लगा के बैठ सकें, और एल्बोज रेस्टेड रहें और टेबल पे सेम लेवल पे होना चाहिए। अब आपकी जो स्क्रीन हाइट है वो स्क्रीन हाइट नॉर्मल से थोड़ी सी नीचे, जिससे आपका नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, उस पर करना चाहिए, ना ही बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका वर्क शिफ्ट 7 से 8 घंटे होता है, जो मोस्टली लोगों का होता है, तो एट अ स्ट्रेच कभी भी बहुत लंबा ना बैठे। 45 मिनट्स 1 आवर का काम करें, उसके बाद हार्डली 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लें, जिसको टॉयलेट ब्रेक कहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करें, फिर वापस आके बैठें, बट एट अ स्ट्रेच 2-3 घंटे बैठ के काम ना करें, जिसकी वजह से हमारी नेक की मसल्स पे एक्सेसिव फोर्सेस पड़ती हैं, वो स्पाज़म में जाती हैं, गर्दन के दर्द होते हैं, स्टिफनेस आती है, और ये सब प्रॉब्लम्स उससे चलती रहती हैं। अच्छा, मोबाइल और लैपटॉप के अलावा डॉक्टर साहब हेलमेट, जो कई लोग बाइक पे उनका काम भी होता है कि बाइक पे पूरे दिन रहना है, उनको फील्ड वर्क है और हेलमेट लगा के चलना मजबूरी है, तो इसकी वजह से भी ये नेक पेन काफ़ी लोगों में देखा जाता है। जी बिल्कुल, इसमें होता क्या है कि हमें लॉन्ग ट्रैवल में हेलमेट पहनने की वजह से गर्दन में दर्द होता है। हेलमेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखते हैं। हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो कितने ही मेरे पेशेंट्स की लाइफ बचा चुकी है, क्योंकि हेड इंजरी नहीं होती, वो अपने ऊपर चीज़ ले लेती है, बट आपको बचा पाती है, क्योंकि आप अपने लव्ड बींग्स के साथ वापस जा पाएँ, एक्सीडेंट से बच पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म हेलमेट पहनने की वजह से अपना अपने अपर नेक पे बहुत स्ट्रेन जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म हेलमेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी नेक मसल्स को उसके लिए प्रिपेयर करें, मतलब कि रोज़ाना गर्दन की एक्सरसाइजेस करें, जिससे गर्दन की जो मांसपेशी है वो स्ट्रॉन्ग रहें, हेलमेट का बाहर झेलने लायक बने। रोज़ाना को जो आपको दिनचर्या करनी है, ट्रैवल करनी है, जिससे सड़क के झटके गर्दन पे लगते हैं, उसको झेलने लायक बने। सो रेगुलर एक्सरसाइजेस हेलमेट पहनने वालों को ज़रूर करनी चाहिए, जिससे सर्वाइकल स्पाइन की मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं चक्कर आने की, तो चक्कर आने का इससे क्या रिलेशन है? चक्कर आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो पाया जाता है, जिसको BPPV कहते हैं, बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, वो कान में 3 ट्यूब्स होती हैं जो बैलेंस बनाती हैं। अब किसी कारणवश अगर वायरल हो गया, सूजन आ गई, तो उसमें वो पोजीशनिंग उसकी गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण चक्कर आने पेशेंट को स्टार्ट हो जाते हैं। चक्कर के अलग कॉसेज ब्रेन में इंजरी के कारण, ब्रेन ट्यूमर्स के कारण, उन सब से भी हो सकता है। बट हाँ, एक एंटिटी होती है सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो, जो गर्दन में दर्द के कारण होता है। जब मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं
तो उसके कारण ऊपर में जो नसें जाती हैं वो भी अकड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण ट्रांजिएंट वर्टाइगो होता है। अगर हम माने कि सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो उसमें गर्दन के दर्द का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज दूसरे कॉजेज़ को देखना चाहिए। कई बार पेशेंट के हाथ पैर में झुंझुनाहट या चींटियाँ चलना, इस तरह का सुन्नपन बताते हैं और गर्दन में पेन नहीं होता है, तो ये भी कोई नर्व दबने की वजह से होता है क्या? हाथों पैरों का जो सुनपना देखा जाता है या टिंगलिंग नमनेस देखी जाती है वो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग कारणों से हो सकती है। सबसे पहला कारण होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हाथों पैरों की नसें थोड़ी सुन्न होने लग जाती हैं, उसके कारण भी आपको महसूस हो सकता है कि हाथों पैरों में सुन्नपना, झंझनाहट, चींटियाँ चलने जैसा या रेस्टलेसनेस आने लग जाती है। बट एक कॉज जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है सर्वाइकोजेनिक डिस्क। अगर सर्वाइकल की डिस्क निकली हुई है तो यहीं पे डिस्क होती है, वहाँ से नस चालू होती है जो हाथ के अंगूठे तक जाती है, या कमर से चालू होती है जो पैर के अंगूठे तक जाती है। अगर यहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है तो इनिशियली तो पेन होगा, बट कुछ टाइम में पेशेंट्स अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आइसोलेटेड एक सिंगल हैंड में झंझनाहट, पेन होना या वीकनेस होना, जिसको आम भाषा में लकवा कहते हैं, वो भी आ सकता है। तो अपने सर्वाइकल पेन को इतना इग्नोर ना करें कि इतनी क्राइटेरिया इतनी स्टेज तक बढ़ जाए। अगर अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज किया जाए तो बहुत ईजिली हो सकता है, बट जो डेंजर साइंस हैं वो सबको मालूम होने चाहिए। अगर पैरों में एक्सेसिव झंझनाहट, सुनपना या स्पेशली वीकनेस आने लग जाए तो उस स्टेज तक वेट नहीं करना है। या फिर जिनको बहुत समय से दर्द रहता था कमर में, बट वन फाइन डे वो देखें कि पेशाब अपने आप निकल जा रहा है या लैट्रिन करने का पता नहीं चल रहा है, दैट मीन्स वो जो डिस्क है या वो जो नस है वो बहुत ज़्यादा दब गई है। उस केसेस में इमरजेंसी सर्जरी करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो अपने गर्दन के और कमर के दर्द को इतना इग्नोर ना करें कि उस फाइनल स्टेज तक पहुँचे। ये बहुत अच्छे से पहले ही पोस्चर करेक्शन, लाइफस्टाइल ठीक करके मैनेज हो सकता है। नॉर्मली पेशेंट क्या होता है, पेन होता है और अब पास के मेडिकल स्टोर पे गए, केमिस्ट से पेन किलर ले ली, खा ली, या कई बार उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी वही बता देते हैं कि मेरे दर्द हुआ था, ये पेन किलर खा लो ठीक हो जाता है, और ये सालों साल चलता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये बताइए। सर्वाइकल और जो लंबर डिस्क प्रोलैप्सेस होते हैं, ये अगर माइनर स्टेज में है तो वो बहुत इजीली ट्रीटेबल होते हैं विदाउट सर्जरी। तो सबसे पहले अगर आपको गर्दन में या कमर में दर्द है तो बहुत इजी जो घर का नुस्खा है, आप गर्म सिकाई कीजिए, उनको कोई भी पेन किलर जेल लगा सकते हैं, आप रेस्ट कीजिए, आप एक्सरसाइजेस कुछ टाइम तक मत कीजिए, अपनी मसल्स को ऑटो रीजनरेट हो जाने दें। अगर वो रीजनरेट हो गया तो 4 से 5 दिन बाद आपको किसी केमिस्ट के पास जाके ओवर द काउंटर दवाई, दर्द की गोली खाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा। पर अगर आपको लगे उसके बावजूद भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, नहीं हुआ है, तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इग्नोर करते करते ये डिस्क या नस इतनी ज़्यादा जब जाती हैं कि लोगों को इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी ये नर्व रीजनरेट नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए पहले ही इलाज कराना चाहिए जब तक कि सारा कुछ डैमेज ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी कुछ विटामिन D3 और कैल्शियम या B12 इसका कुछ रोल होता है क्या? जी बिल्कुल। अर्ली स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की भी बात करें तो न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले करता है। अगर आपकी मसल्स में अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12, तो मसल्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके कारण जितना हमें नेक को यूज़ करना है, नेक को वेट बियर करना पड़ता है हेड का, तो हमारी मसल्स जो वीक होती हैं तो वो जल्दी फटीग और जल्दी पेन में आने लग जाती हैं। विटामिन D डेफिशिएंसी से ओवरऑल बॉडी में फटीगेबिलिटी, मतलब जल्दी थक जाना, वीकनेस महसूस होना और लिथार्जी टाइप की महसूस होनी होती है। तो इसलिए जब न्यूट्रिशन करेक्ट होता है तो काफ़ी मरीज इसी से बेटरमेंट फील करते हैं। और B12 के ऊपर मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया हुआ है, आप उस एपिसोड को भी जाके देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। तो डॉक्टर साहब बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या क्या स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वो उसके बारे में ज़रा बताइए। सर्वाइकल का अगर बात करें या किसी भी लंबर का भी बात करें, लोअर बैक पेन का भी बात करें, तो 3 स्टेप्स में ट्रीटमेंट होता है। नंबर 1 स्टेप होती है दवाई, गोली, सिकाई एंड फिजियोथेरेपी। मतलब आप अप्रोप्रिएट मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन लें, पेन किलर जेल्स लगाएं, अपना पोस्चर करेक्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनकी हेल्प लें, उनसे फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस कराएं। तो जो मैंने मोस्टली देखा है कि 90% पेशेंट्स इसी से ठीक हो जाते हैं, हमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बट अगर सर्वाइकल डिस्क बहुत बढ़ गई है या लंबर डिस्क बढ़ गई है तो नेक्स्ट जो 10% लोग बचते हैं उनके हमें सेकेंड स्टेज ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है, जो कि नर्व रूट्स ब्लॉक्स कहलाते हैं। वो कुछ टाइप के इंजेक्शन होते हैं जो जहाँ पे नस निकलती है वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर
एक्सरे मशीन के अंदर सी आर्म के अंदर देखकर नर्व रूट के पास ब्लॉक लगाए जाते हैं, जिससे भी काफ़ी लोगों को रिलीफ आ जाता है। बट हार्डली 3% ऐसे लोग बचते हैं जिनको इससे भी फ़ायदा नहीं होता है। उन लोगों में फाइनल स्टेजेस में सर्वाइकल डिस्क एंड लंबर डिस्क की सर्जरी कराने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डॉक्टर साहब जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें या कुछ एक्सरसाइज बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, मैं सब अपने पेशेंट्स को और अब सब व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि तकिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ये समझ नहीं आता कि तकिया नहीं इस्तेमाल करने की थ्योरी कहाँ से आई है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे बैक में और हमारे हेड के बीच में इतना गैप होता है। सबका हेड स्लाइटली आगे होता है, किसी का भी बैक के लेवल पे नहीं होता है। तो जब आप सीधा भी सो रहे हैं तो इस गैप को फिल करने के लिए एक तकिए की रिक्वायरमेंट होती है। मोटा तकिया ना इस्तेमाल करें, वो डेट्रीमेंटल होता है, इससे प्रॉब्लम होगी, बट बिना तकिए के भी नहीं सोना है। पतला तकिया इस्तेमाल करें जो आपके हेड और नेक के बीच में हो। उतना तकिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको नेक में स्टिफनेस नहीं आएगी। अदरवाइज नॉर्मली सोते हुए बिना तकिए के आपका नेक पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड रहेगा, जिससे मसल्स पे स्ट्रेन आएगा और आपको रिकरेंट दर्द महसूस होएगा। तो इसलिए पिलो इस्तेमाल करना चाहिए, पोस्चर करेक्ट रखना चाहिए। मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा, लेट के टीवी मोबाइल ना करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साइड रखें। अदरवाइज़ आपके नेक पे ब्रेक ऑफ नेक में एक्सेसिव स्ट्रेन पड़ेगा, मसल्स एक्सेसिवली स्ट्रेस होंगी, उससे पेन बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद, वो आपको स्लीप में भी हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाइट में ना यूज़ करने से, जिससे आप मॉर्निंग में फ्रेश उठेंगे, और आपको सर्वाइकल पेन में भी हेल्प करेगा। फाइनली कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताना चाहेंगे जो आप घर में, अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में भी फ्रीक्वेंटली रेगुलरली कर सकते हैं। सो ये डिक्टम है, 45 मिनट्स टू मैक्सिमम 1 आवर बैठेंगे, फिर उसके बाद उठ के ब्रेक लेंगे। या अपने वर्क प्लेस में भी आप बहुत ईजिली नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हाथ को इधर रखना है इस साइड में, गर्दन से इधर प्रेस करना है, हाथ से इधर प्रेशर देना है, जिससे ये वाली मसल टाइट होएगी। ऐसे 5 सेकंड काउंट करें। दूसरी साइड भी इक्वल प्रेशर देना है, दोनों हाथों को आगे रख के आगे प्रेशर देना है और पीछे प्रेशर देना है। इस समय ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है जिसमें हम प्रेशर दे रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस चीज़ के 3 सेट्स करें, फिर फॉरवर्ड स्ट्रेचेस करें, साइड स्ट्रेचेस करें। अगर आपको चक्कर नहीं है तो आप रोटेशंस कर सकते हैं, अगर चक्कर आ रहे हैं तो रोटेशंस को अवॉइड करें। एंड फाइनली शोल्डर रोटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। 10 बारी आगे कंधा घुमाएं और 10 बारी पीछे कंधा घुमाएं, एंड फाइनली शोल्डर श्रग्स करें। सो ये एक पूरा वर्कआउट हो जाएगा आपकी अपर नेक एंड शोल्डर एरिया का, जो नॉर्मली आपको स्टिफनेस से बचा सकेगा। और अभी एक ट्रायल आया था जिसमें ये भी बताया गया कि जो मोबाइल की रेज होती हैं, ब्लू रेज, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होता है डेफिनेटली, और बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हो रहा है कि आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का कारण होता है। तो आप लोग कम से कम तिवारी जी टॉक शो देख लीजिए, 8:30 पे आता है, और उसके बाद में मोबाइल रख दें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। तो आज का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? इधर उधर मत निकल जाना। किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है वो बताना है, कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।